पेज 131 पे फिगर 2.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने पेज 136 पढ़ा? ये पढ़ लिया? सेटलिंग टाइम ये फिगर 2.10 सी पढ़ाई है सर ने? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि फिगर सी में ये जो जम्प्स आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये फिगर सी में जो जम्प्स हैं, नीचे यार फिगर 2.10 ये नहीं पढ़ाया? अच्छा ये डैम्पिंग रेशियो जो 0.7 है, 0.70 का डैम्पिंग रेशियो बेस्ट होता है, ये बताया था? बेस्ट होता है सेटलिंग टाइम के लिहाज से, ये भी नहीं पता? अच्छा ठीक है, बहरहाल ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे, मुझे याद करा देना, ये मिड्स के बाद देखते हैं। आज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली, ठीक है। 0.7 का रेशियो बेस्ट क्यों होता? अच्छा इस पर पूरा लेक्चर लग जाएगा इस सारी बात पे, ठीक है। सो अभी वैसे ही कोर्स बहुत कम है, मैं मिड्स के फ़ौरन बाद ना आप मुझे याद कराना कि ये हम लोगों ने डैम्पिंग रेशियो 0.70 का, और ये जो जंप्स होते हैं ना, ये इनकी ख़ास वजह होती है। जब आप डैम्पिंग कम करते चले जाते हो तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो उन्होंने वो बताया था, एक सेटलिंग मार्जिन होता है जो ±5% वाला, और उसके अंदर जो है ना, वो एक दफ़ा जब आता है ना, तो उसके बाद आप डैम्पिंग रेशियो को कम करते भी जाओ तो वो थोड़ा थोड़ा कम होता है, फिर इवेंचुअली 0.7 तक वो मिनिमम जाता है, और फिर 0.7 से ज़्यादा आप डैम्पिंग रेशियो बढ़ाना शुरू करते हो ना, तो वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बहरहाल ये बात आपको भी नहीं समझ आएगी, इसको आप छोड़ दें। अलबत्ता इसमें मैंने वो जो फिगर बताई थी, कौन सी थी इससे पहले, वो जो ओमेगा एन वाला सेमी सर्कल बनाना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ तक ये रिस्पांस वगैरह में क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है पूरे का पूरा, तो आपने फिर y(t) निकालनी है। y(t) पूरे का पूरा सिस्टम का निकालना होता है, उसमें इनपुट दी जाती है कि इनपुट ये होगी, ट्रांसफ़र फंक्शन ये होगा, तो फिर आप उसको y(t) तक कंप्यूट करते हैं सारी की सारी चीज़ को, और उसके बाद आपने हर सिस्टम का, यानी कि आप उसको सब कंपोनेंट्स में तोड़ देते हो ना, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स में तोड़ देते हो। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कैसे तोड़ देते हो? 1/s हो जाता है, कोई 1/s+3 हो जाता है, कोई कॉन्जुगेट पेयर में चले जाते हैं, तो वो जो कॉन्जुगेट पेयर का एक रिस्पांस होता है, फिर 1/s+3 का एक अलग रिस्पांस होगा, 1/s का अलग रिस्पांस होगा। तीनों रिस्पांसेस को बना के आखिर में ऐड करना सिखाया था सर ने? अच्छा चलो खैर, मैं उनसे पूछ लूँगा उन्होंने क्या बताया, ठीक है। उनके जितने भी लेक्चर्स हैं ना, उनमें से पेपर वैसे ही बनेगा जैसे उन्होंने आपको पढ़ाया है, या जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज में बनेगा, बल्कि मैं उन्हें कहूँगा कि जो उन्होंने पढ़ाया उसका पेपर वो बना देंगे, जो मैंने पढ़ाया पहले उसका पेपर मैं बना दूँगा। क्योंकि होगा ये कि अगर मैं उनका पेपर बनाऊँगा ना तो आपको समझ नहीं आएगी, या वो मेरा पेपर बनाएंगे तो आपको फिर भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो जिस टीचर ने जैसे पढ़ाया होता पेपर वैसे ही बनना चाहिए। बहरहाल हमने आज स्टेबिलिटी टेस्टिंग पढ़नी है।
अच्छा देखें, हम अभी स्टेबिलिटी टेस्टिंग में हमारा जो एम है आज के लेक्चर में वो रूथ हर्विट्ज़ की टेस्टिंग करना। लेकिन उससे पहले कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, हमें पहले कुछ बहुत ही सिंपल किस्म की टेस्टिंग देखनी है। सेकंड ऑर्डर तक जो इक्वेशन होती है ना, उसकी विजुअल इंस्पेक्शन हो सकती है। अब उसके अंदर विजुअल इंस्पेक्शन कैसे हो सकती है कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन लेट से ये है, इस किस्म की इंस्पेक्शन को हम कहते हैं कोफिशिएंट टेस्टिंग। और इसमें करना ये होता है कि आप ऐसा करते हो कि इस पूरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को देखते हो। किसी भी स्टेबिलिटी की टेस्टिंग में आप मालूम क्या करना चाहोगे, मतलब आपका टास्क क्या होगा स्टेबिलिटी टेस्टिंग में? आपने सिर्फ ये बताना होता है सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, या फिर इसके नंबर ऑफ़ RHPs कितने हैं, इसके नंबर ऑफ़ इमेजिनरी एक्सेस कितने हैं, और इसके नंबर ऑफ़ LHPs कितने हैं, यानी कि पोल्स। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर तक मैं ये समझा रहा हूँ कि सेकंड ऑर्डर तक ये बहुत आसान है काम। सेकंड ऑर्डर में आपने अगर स्टेबिलिटी को टेस्ट करना है तो आप ये देखो कि कोफिशिएंट के साइंस क्या हैं। ठीक है, तो सारे कोफिशिएंट्स के साइन पॉजिटिव हों, अगर सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हों तो वो सिस्टम सारे के सारे रूट्स LHP में होते हैं। और अभी से जो है ना, अगली क्लास जब हुआ करेगी तो आप लेट नहीं आया करेंगे इतना, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास में नहीं आने दूंगा। इस तरह से सारा टेम्पो बर्बाद हो जाता है क्लास का, और लोग नहीं समझ पाते। आप लोगों का भी नुकसान करते हो और आप टीचर का भी नुकसान करते हो टाइम का। और मुझे अपने टेम्पो से जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है, अगर वो टूट जाता है ना तो फिर इसी तरह टाइम ज़ाया होता रहता है। और मुझे मसला अपनी क्लास से भी, ओवरऑल क्लास देख रही होती है, फिर अचानक कोई आ जाएगा तो क्लास को देखना शुरू हो जाएगी अनटिल के वो बैठ नहीं जाता अपनी चेयर पे सेफली। अच्छा, सो इसके सारे LHP रूट्स हैं, अगर इसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। अगर कोई भी एक कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम है, ये सिस्टम अनस्टेबल हो गया। इसमें एटलीस्ट एक RHP ज़रूर मौजूद है, ठीक है, एटलीस्ट एक RHP ज़रूर मौजूद है, एंड इट माइट बी कि दोनों RHPs हों। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होने चाहिए सारे के सारे एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में या फिर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर के तो रूट्स निकालना वैसे ही बड़ा आसान होता है ना, मतलब अगर आपको एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन दी हुई भी है तो आप इससे बता सकते हो ना कि स्टेबल है सिस्टम या अनस्टेबल है। सो इस बारे में फर्स्ट ऑर्डर के बारे में तो इससे डिस्कशन नहीं की, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इट्सेल्फ एक रूट है, अकेला रूट आपको दिया। लेकिन सेकेंड ऑर्डर में कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है ना कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आपको अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना पड़ेगा, इसके दो रूट्स निकालने होंगे, वो दो रूट्स निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि यार अच्छा ये सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, इसका कोई एक RHP है, इसका कोई LHP है या फिर इमेजिनरी एक्सेस है। सो ये ज़्यादा तरीका आसान है कोफिशिएंट टेस्टिंग का। कोफिशिएंट टेस्टिंग का तरीका ज़्यादा आसान इसलिए है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को आप डायरेक्टली देखो एंड यू विल नो कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिसिंग हो कोफिशिएंट, मतलब ये कोफिशिएंट 0 हो लेट से, तो फिर क्या हो जाएगा, 3s² + 3 की इक्वेशन बन जाएगी ना। ऐसे सिनेरियो के अंदर ये लाजमी है कि इसके सारे RHPs, इसके सारे LHPs नहीं होंगे। सो इन एनी केस इफ़ अ कोफिशिएंट इज़ मिसिंग और इज़ नॉन पॉजिटिव, इन आइदर द केस देयर विल बी RHP पोल्स और इमेजिनरी एक्सेस। ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे रूट्स LHP में एग्जिस्ट करते हों। ये बात क्लियर है आपको अभी तक? कोफिशिएंट टेस्टिंग वाली कहानी क्लियर? आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए अगर लेट से, और आपसे पूछा जाए सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, तो आप उसके सिंपल कोफिशिएंट टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन आपको यह जहन में रखना चाहिए कि ये टेस्टिंग आप सिर्फ कर सकते हो सेकेंड ऑर्डर तक, आप सेकेंड ऑर्डर से ऊपर नहीं कर सकते। यानी जहाँ से हायर ऑर्डर सिस्टम स्टार्ट हो जाएंगे तो आप ये भी नहीं बता सकते, इवन इफ़ के उसके सारे के सारे साइंस पॉजिटिव भी हों तब भी आप नहीं बता सकते हो।
अलबत्ता यानी कि मेरा कहने का मकसद है कि अगर लेट्स है ये 3s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 7 की इक्वेशन है अगर, तो इसके अंदर सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं आपसे पेपर में पूछूं कि भाई ये इक्वेशन स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप इन दोनों के बारे में कोई आंसर नहीं कर सकोगे क्योंकि ये हायर ऑर्डर में चली गई चीज़। हाँ अलबत्ता अगर ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती ना और इसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होते तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते थे कि सिस्टम स्टेबल होगा और इसके सारे के सारे रूट्स जो हैं वो LHP के अंदर होंगे। इसी तरह कोई भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर कोई भी एक, यानी कि अगर तो सारे पॉजिटिव हैं तो आप बता ही नहीं सकते, हो सकता है सिस्टम स्टेबल हो सकता है ना हो, लेकिन अगर कोई एक नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये कंफर्म है कि सिस्टम अनस्टेबल है, एटलीस्ट एक RHP पोल ज़रूर मौजूद होगा। ठीक है, इसी तरह कोफिशिएंट अगर मिसिंग है यानी कि ज़ीरो कोफिशिएंट है कोई, तो ज़ीरो कोफिशिएंट की सूरत में भी ये कंफर्म बात है कि कोई या तो इमेजिनरी एक्सिस होगा या फिर RHP होगा, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सो यानी ये बात हम लोगों ने अभी तक इस डिस्कशन से डिराइव की कि भाई अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दे दी जाए तो आप उस तक तो बता सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के अंदर अगर साइन चेंज कोई भी नहीं है, पॉजिटिव हैं सारे, तो फिर वो इक्वेशन सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम हायर ऑर्डर सिस्टम्स की बात करेंगे कि हायर ऑर्डर सिस्टम्स को हम कैसे निपट सकते हैं। उसके लिए पूरा एक तरीक़ाकार मौजूद है जिसका हम कहते हैं रूथ हर्विट्ज़ टेस्टिंग। ये जो सिस्टम है पूरे का पूरा ये आपको एग्जैक्टली बता देगा कि कितने RHP पोल्स हैं, कितने इमेजिनरी एक्सेस हैं और कितने LHP हैं। ये आपको एग्जैक्टली एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेरिक वे में, आपकी बुक में भी ये तरीक़ाकार दिया होगा। ये 2.5.2 जो टॉपिक है आपका, वो अगर आप खोलें तो उसके अंदर ये होगा। मैं पहले आपको जेनेरिक फॉर्म में सारा लिख दूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद एक एग्जांपल कराऊंगा, तो फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगी बात कि आपने कैसे सॉल्व करना है। लेट्स से कि एक इक्वेशन दी हुई है आपको, पॉलिनोमियल है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी किसी सिस्टम की। तो ये एक जेनेरिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन से मतलब बहुत सारे लोगों को ये इक्वेशन यूँ समझ नहीं आती कि जेनेरिक फॉर्म है जैसे बड़ा मुश्किल हो गया। ये कोई भी इक्वेशन हो सकती है, इसके n का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। मतलब आपको अगर एक थर्ड ऑर्डर इक्वेशन दी गई है तो जाहिर सी बात है कि ये s क्यूब होगा और इसका कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। अगर लेट्स से 3s क्यूब है, अगर ये इक्वेशन है, अगर 3s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 7, तो फिर इसमें a3 की वैल्यू जो है 3, यानी कि ये यही इक्वेशन जेनेरिक फॉर्म में है और ये पर्टिकुलर फॉर्म में है। n इधर 3 हो गया बस, तो ये इक्वेशन इसमें रिज़ल्ट कर गई। अगर n 4 होगा तो इसलिए फॉर्म जो लिखी जाती है ना, ये एक जेनेरिक फॉर्म होती है ताकि हर किस्म की सिचुएशन के ऊपर ये अप्लाई कर जाए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यूँ एक एरे बनानी है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी s रेज़ टू पावर n से, फिर s रेज़ टू पावर n-1 पे चली जाएगी और इवेंचुअली ये s नॉट तक चली जाएगी। तो s ज़ीरो का मतलब ये है कि अब s की पावर ज़ीरो होगी और ये सिंपल एक कोफिशिएंट से रिस्पॉन्ड करती है। पहले तो काम आपने ये सारा कर लेना है और उसके बाद आपने यूँ लिखना शुरू करना है। an लिखा, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे an-2। इसका क्या मतलब है? या फिर इसके बाद आप लिखेंगे an-4 एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है कि आप मैक्सिमम पावर जो है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हो,
फिर आप इसका नहीं लिखोगे यहाँ पे, फिर आप अगले का लिखोगे। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जो ये इक्वेशन दी गई है तो इसमें ए एन जो है 3 होगा, ए एन माइनस 2 जो है वो 3 होगा दोबारा, ठीक है। तो आप ये वाला छोड़ दोगे और ये वाले आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वंस आप ये कर लेते हो तो उसके बाद आप बुक में देख रहे होगे कि उसके नीचे ये शुरू कर देता है B1, B2, B3 एंड सो ऑन, इसी तरह C1, C2, C3 और इवेंचुअली ये नीचे की तरफ जाएंगे। अब ये B1, B2, B3 क्या होते हैं, C1, C2, C3 क्या होते हैं, उनके उसने वहाँ पे फार्मूले लिखे होंगे। A1 को B1 को, B2 को, C1 को, C2 को कैलकुलेट करने के, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो फिर हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। B1 विल बी इक्वल टू माइनस AN माइनस 2, AN माइनस 1, AN माइनस 3 डिवाइड बाय AN माइनस 1। यानी कि सबसे पहला B1 आपने मालूम करना है। अब आप अगर इस लोकेशन को देखते जाए ना तो आपको कभी भूलेगा नहीं कि ये कैसे करना है। तो जो प्रोसीजरल जो टास्क होते हैं ना, ये आपको प्रैक्टिस सही करेगी। यानी कि अगर आपने आज ये समझ लिया और आप पेपर में इसी तरह आ जाओगे तो ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा आपसे। अलबत्ता आपने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए हैं तो इससे ज़्यादा आसान आपको कोई क्वेश्चन और लगेगा नहीं सॉल्व करना। B1 आप कैलकुलेट कर रहे हो तो B1 के लिए आपने ये रीजन पकड़ा जिसका डिटर्मिनेंट निकाला आपने, ठीक है ना, ऐसे ही है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला आपने और इसका डिवाइड कर दिया n-1 के साथ, ठीक है। यानी इसी के साथ आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब B2 के लिए हम देखते हैं कि क्या होगा। तो जो डिवाइज़र है ये कभी भी नहीं बदलेगा, ये हमेशा AN-1 ही रहेगा जो फर्स्ट वन है, और हमेशा इसका जो पहला कॉलम है ना वो भी हमेशा सेम रहेगा। तो आपको ये बात बड़ी इजी लगेगी कि पहले B1 निकाला तो मैंने ये वाला मैट्रिक्स चूज़ किया, उसके बाद मैंने क्या करना है कि जब मैं B2 निकालूंगा तो ये वाली चीज़ सेम रहेगी, डिवाइज़र भी सेम रहेगा। बस मैंने ये करना है, इन दोनों को ख़त्म कर देना, इन दोनों को अगले डिटर्मिनेंट में शामिल कर लेना। माइनस का साइन जो है वो बाहर आप याद रखिएगा प्लीज़, माइनस के साइन की वजह से पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता, ठीक है। अच्छा, फिर C1 पे आ जाते हैं। अच्छा, अब जब आपने ये B1 B2 मालूम कर लिए, और ये होता ऐसे है कि क्वेश्चंस इस किस्म के होते हैं कि ये कम होते चले जाते हैं यहाँ से ना। मैं आपको अभी जब एग्जांपल कराऊंगा एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। यानी यूँ नहीं होता कि ये लंबी लाइन लगी हो यहाँ पे, इवेंचुअली ये डेसिमेट होते हुए ना जब S0 पे आते हो ना आपके पास सिर्फ एक ही कोफिशिएंट रह जाता है, बाकी ऑटोमेटिकली 0 निकल रहे होते हैं। अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी बात। तो जब आप C1 निकालोगे तो आप क्या करोगे, अब आपने फिर ही पकड़ा B1 को लिया, अब बीच वाली रो आपने बीच में से ख़त्म कर देनी है। ये जो रो है ना, ये वाली जो आपने यूज़ की थी वो ख़त्म हो जाएगी, अलबत्ता अब ये वाली रो यूज़ हो रही होगी फर्स्ट वन के साथ, ठीक है। हाँ सॉरी, ठीक है। तो आप इस पहले वाली रो को ख़त्म कर दोगे और आप इन दो रोज़ को इस्तेमाल कर रहे होगे C1 के लिए। और इसी तरह ये होगा कि C2 के लिए जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये दोनों एज इट इज़ होंगे, डिवाइज़र भी B1 होगा, इन दोनों को आप गायब कर जाओगे और अगली दफ़ा ये दोनों चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं।
सर ये जो आपने V2 आपने कैलकुलेट किया तो न्यूमरेटर में हम हमेशा 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट लेंगे या हमेशा 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे, मेथड ही है। मतलब ये जिस बंदे ने मेथड निकाला था ना, होता ये है कि वो आप इस तरह से, जिस तरह से आप करते हो ना, LCMs निकालते हो या GCDs के सवाल करते हो, ये वो मेथड था जिससे उसने यूँ किया था कि उसने पूरे की पूरी बड़ी क्वेश्चन को ना इन पार्ट्स एक एक रूट में तकसीम कर दिया था। तो जब आप डिटर्मिनेंट ले रहे होते हो और अगली वैल्यू आप मालूम कर रहे होते हो ना, तो आप कर ये रहे होते हो कि ऊपर से एक डिवीजन स्टार्ट हो रही होती है, जिसको डिवाइड करते करते वो, क्योंकि आपने क्या किया, s⁻n से स्टार्ट किया ना s⁻0 तक, तो आपने पूरी इक्वेशन को उसके एक एक सिंगल रूट में तकसीम कर दिया जैसे। अब इसका पूरा प्रोसीजर जब आपको समझ में आएगा ना, तो फिर आप देखोगे कि जब हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं ना कि कितने रूट्स पॉजिटिव में हैं कितने नेगेटिव में हैं, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है कि रूट्स को जैसे अलग-अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो उसने निकाली थी आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। फिर उसने ये पेश की थी पेपर में कि भाई अगर यूँ किया जाए तो आपको ये जो मेथड है वो एग्जैक्टली स्टेबिलिटी के बारे में बता देता है। ये पहली एग्जांपल है, ये सबसे मतलब सिंपल तरीन एग्जांपल है। अब सबसे पहला स्टेप जो है ना इसका क्वेश्चन का, वो ये है कि आपने एक इस तरह की ग्रिड बना ली, s⁻4 क्यूब स्क्वायर 1 और 0 तक। आपको पता है कि इतनी रोज़ बनेंगी इस क्वेश्चन में। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इतनी रोज़ में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। यह सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आपने ये किया कि इधर से आपने कोफिशिएंट्स उठाए 2, 5 और 6, और इसी तरह नीचे आपने 3, 2 और 0। ठीक है, आपने 2 रोज़ कंप्लीट कर दी। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट है इस क्वेश्चन का। अब आपने आगे वो सारा मैथ शुरू करना है, यानी कि ज़ाहिर है कि यहाँ पे अब B1 B2 होंगे, C1 C2 होंगे और यहाँ पे फिर D आ जाएगा। तो लेट्स सी के वो कैसे होगा। सबसे पहले B1 निकालेंगे, तो नेगेटिव का साइन 2, 5, 3, 2 डिवाइड बाय 3। तो ये दोनों हमने लिया 2, 5, 3, 2, इसका डिटर्मिनेंट लिया, नेगेटिव के साइन के साथ डिवाइड बाय 3 कर दिया, जो आपके पास सबसे पहली एंट्री है, दैट इज़ an-1। तो इसको आपने सॉल्व किया, आपके पास आ गया 11/3। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास B1 की वैल्यू है, सो इस 11/3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये आप कर लें सॉल्व एक दफ़ा खुद से, मतलब लिखा हुआ तो बुक में भी है और लिखा हुआ लेक्चर में भी, लेकिन आप खुद से सॉल्व कर लें एक दफ़ा। 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आप सारे इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, क्योंकि पेपर में करना पड़ेगा। तो बेहतर ही है कि आज करके समझ लें, अगर कोई समझ चीज़ नहीं आ रही तो। इसी तरह B2 निकलेगा। B2 में हम यही करेंगे कि हम पहले 2 नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग कर रहे हैं, कर लें कंप्लीट पहले।
हमारे पास बी भी आता, सी भी आता, डी ई भी आया। बहुत सारे क्वेश्चन 7 तक भी क्वेश्चन है, वो भी मैं कराता जाऊंगा, साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जीरो ट्रीट करना है। हाँ जी, इसके बाद सारे ज़ीरोज़ हैं आगे। सो आगे इसी वजह से आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम B2 तक बनेगा, यानी ये 6 हो जाएगा। जब आप B3 निकालोगे तो आप क्या करोगे कि -2 3 तो इसी तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 0 और 0 आ जाएगा ना। देखा ना, आप अगर आप ये निकालने की कोशिश करोगे इस पॉइंट पे, यानी कि B3 निकालोगे, तो आपके पास 6 और 0 तो ख़त्म हो गया। अब 1 6 और 0 ख़त्म हो गया तो आगे 0 और 0 ही मौजूद है। तो आपको ये वाली जब पूरा कॉलम उठाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है सारी की सारी डिवीज़न ही 0 हो जाएगी इससे। सो इस वजह से इसके बाद सारे आएंगे ज़ीरोज़, यानी कि B3 या B3 से ज़्यादा जितने भी आप मालूम करोगे सारे के सारे ज़ीरोज़ होंगे। अच्छा, अब इसका रूल ये होता है, एक प्लीज़ जहन में बात रखिएगा, आपको ये चीज़ खुद ब खुद ही बता देगी आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे, कि ये जो ऑर्डर होता है ना, अभी ये थ्री ऑर्डर है इस लाइन का। ऑर्डर मैक्सिमम जो है ना 2 लाइन्स रिपीट हो सकता है। ऑर्डर जो है मैक्सिमम 2 लाइन्स रिपीट हो सकता है, यानी कि हो सकता था कि यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे भी 6 होता, लेकिन यहाँ पे एक कम हो जाता। अब यहाँ पे 6 आया ना, ये इसका ऑर्डर क्या है इस लाइन का, 2 है। अब ये एक और दफ़ा रिपीट होगा और फिर ये ख़त्म हो जाएगा एक दफ़ा, ठीक है। तो इसके बाद फिर अगली लाइन का ऑर्डर 1 रह जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दफ़ा सेम ऑर्डर रिपीट हो गया। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि जी पहली लाइन में ऑर्डर 3 था, दूसरी में भी 3 था और तीसरी में भी 3 आ गया ऑर्डर, यानी कि 3 कोफिशिएंट थे ना पहली लाइन में, तो यहाँ पे तो सिनेरियो ही ऐसा था कि आपको पता नहीं है इनिशियल पोजीशन है ना इसकी, तो इसकी इनिशिएशन चूँकि 3 से हुई है और नीचे की 2 से हुई है, तो अगली भी 2 ही आनी है एक दफ़ा, ठीक है। तो इस तरह ये डेसिमेट होता चला जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने C1 निकालना, या अभी यही वाला पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करूंगा 1 से क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आपको जी यार ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल, ऑर्डर तो इस तरह 3 है कि इसके कोफिशिएंट्स 3 हैं, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, इक्वेशन कोफिशिएंट्स 3 है। ऑर्डर तो इस इक्वेशन का 4th ऑर्डर है। ये इक्वेशन इस तरह से पढ़ी जाती है 2s4 + 5s² + 6, ठीक है। तो इक्वेशन ये इवन पॉलिनोमियल पढ़ी जाती है, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ रहा। ऑर्डर से मेरी मुराद ये थी कि कितने कोफिशिएंट्स हैं एक लाइन में। सो कोफिशिएंट जो है हर दूसरी लाइन के बाद जो है एक कम हो जाना चाहिए उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब यहाँ पे वो ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स। आपने C1 निकालना है यहाँ पे, फिर आप क्या करेंगे, माइनस का साइन, 3 11/3 2 और 6 और डिवाइड बाय 11/3, ठीक है। तो वंस ये आपको आदत हो जाती है कि मैं नीचे की तरफ चलता जा रहा हूँ, मैंने कौन सी मैट्रिक्स लेनी है, तो आपको A1 A2 B2 B1 के फार्मूले याद रहने की ज़रूरत नहीं रहती। आप सिंपली उस क्वेश्चन को देखते चले जाते हो और ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। आपको आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपको इन सारे एज सच फार्मूलों की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल C1 की वैल्यू जो है उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -32/11 आती है, और इसके बाद C2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अब आपने ये लिया -3 11/3 और 0 0, तो डिवाइड बाय 11/3 तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो C2 क्या हो गया, 0। अब आप एक बात ये दोबारा देख लें कि जो मैंने कहा था आपको, मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम 2 लाइंस ऑर्डर रिपीट करेगा, उसके बाद 1 ऑर्डर उसका कम हो जाएगा। आपने इस लाइन में देखें ऑर्डर क्या था, 2 था ना, 2 कोफिशिएंट्स थे, 2 कोफिशिएंट्स थे। इसके बाद क्या हो गया, 1 हो गया। अब दोबारा एक दफ़ा 1 आएगा, ठीक है, और उसके बाद सारे 0 हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर आएगा ना, 2 लाइंस में सेम आएगा, ठीक है। अलबत्ता ये वो रूल है जो अप्लाई नहीं करता स्टार्टिंग लाइन पे, ठीक है, स्टार्टिंग लाइन पे अप्लाई नहीं करता। तो इस वजह से बाकी सारों को आपने इस तरह से देखना है कि 2-2 दफ़ा रिपीट हो रहा। अच्छा, अब हम लोग D1 निकालेंगे, तो D1 भी बड़ा सादा सा है, -11/3 -32/11 6 और 0, इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिवाइड बाय -32/11 से कर दिया,
तो आपके पास आंसर आता है 6। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अंदर एक और बात आपको बताएगी कि आपने सारे के सारे जो कैलकुलेशंस हैं ठीक किए हैं या नहीं किए, ठीक है। और वो आपको ये चीज़ बताएगी कि आपके पास एक कोफिशिएंट हमेशा रिपीट होगा, ठीक है। आपके पास एक कोफिशिएंट हमेशा रिपीट होगा। इस पर्टिकुलर केस में 6 है, वो फिर रिपीट होता है और वो फिर रिपीट होता है। हर दूसरी लाइन के बाद एक कोफिशिएंट ऐसा होगा जो रिपीट हो रहा होगा। सही, तो हम अगर ये क्वेश्चन करें सपोज अगर हमारा b1 ही 0 आ जाता तो इक्वेशन को चेक नहीं कर सकते, तो b1 का अगर डिटरमिनेंट, हाँ जी, वो सारी मैंने तभी कहा ना कि ये जो क्वेश्चन है अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अभी जो अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो यही होगा कि अगर लेट्स से कि पहली एंट्री आपकी यहाँ पे 0 आ जाती है और दूसरी कोई एंट्री आ जाती है तो आपने क्या करना है। और इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये होगा कि दोनों एंट्रियाँ 0 आ जाती हैं तो क्या करोगे, तो प्रोसीड करने का क्या तरीका होगा उसके बाद। दो बंदे भेजे उन्होंने रिकॉर्डिंग सेटअप देखना है, दिखाना है, दिखाएं। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये पहली लाइन रिपीट हो रही है या फिर दूसरी में से भी रिपीट हो सकता है। तो दोनों में से किसी में से भी हो सकता है रिपीट, लेकिन वो एक ही कोफिशिएंट होगा और वो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। देखो बात यही है, जैसे स्टार्टिंग लाइन है ना उसकी, मैंने जैसे ये कहा ना कि इसका स्टार्टिंग पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो स्टार्ट से आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन उसके बाद एक ही कोफिशिएंट होगा जो हर दूसरी लाइन में रिपीट होता चला जाएगा एंड तक। हाँ, और वो एंड में जाके बिल्कुल सेम बनाता है, सिंगल होता है एंड से। तो आप यूँ भी निकाल सकते हैं कि वो यानी कि एक इवन से स्टार्ट होने वाला, यानी कि एक इवन पॉलिनोमियल, यानी इवन उसका ऑर्डर हो ना, जिसका 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, उसमें से निकलेगा। वजह यह है कि उसने आखिर में आके बिल्कुल सेम तौर पे ख़त्म होना है। तो आपको लास्ट, अगर आपको साफ नज़र आ रहा है ना कि रेपिटेशन होती जा रही है, तो आपको आखिरी निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप वो सेम लिख सकते हो, जो वो चीज़ रिपीट हो रही है वही चीज़ यहाँ पे एंड अप हो जाती है। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो अभी, अच्छा सॉरी, अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। इसके बाद इन्फेरेंस रहेगी कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये सिस्टम स्टेबल था, अनस्टेबल था, क्या हुआ क्या इस क्वेश्चन में। यहाँ तक किसी को मसला हो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सारे। अगर ज़ीरोज़ का केस ना आए, यानी कि फर्स्ट एंट्री 0 कोई ना आ जाए या टोटल रो 0 ना आ जाए, इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जो कि इसी तरह आराम से सॉल्व हो जाए, तो यहाँ तक तो आ जाएगा ना क्वेश्चन। ये सिंपल मैथ्स है। अब बात रह जाती है इन्फेरेंस की। तो इन्फेरेंस क्यों ड्रॉ होती है कि हम लोग ये वाला पूरा कॉलम देखते हैं। इस कॉलम में हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हुए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से सुन लें। पहले जब जिस बंदे ने मेथड निकाला था उसने फिर उसके साथ ये चीज़ चेक की थी कि जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होते हैं इस फर्स्ट कॉलम के अंदर, उतने आपके नंबर ऑफ RHP पोल्स होंगे, उतने आपके नंबर ऑफ RHP पोल्स होंगे। तो इस पूरे कॉलम में अगर हम देखें कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितनी है, तो आप ये देखो 2 से 3 तक साइन चेंज है कोई नहीं है। 3 से 11/3 में भी कोई साइन चेंज नहीं है। 11/3 से 32/11 में साइन चेंज आ जाती है, यानी पॉजिटिव से ये नेगेटिव में चला गया और फिर नेगेटिव से ये दोबारा पॉजिटिव हो गया। तो कितनी साइन चेंजेस हुई? 2 साइन चेंजेस हुई। अब हम ये यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं कि भाई 2 साइन चेंजेस हुई हैं इसके फर्स्ट कॉलम में। इसका मतलब ये हुआ कि 2 RHP पोल्स मौजूद हैं सिस्टम के, ठीक है। 2 RHP पोल्स मौजूद हैं सिस्टम के, और इसके बाकी जो सारे के सारे पोल्स होंगे, यानी कि ये 4th ऑर्डर सिस्टम था, 2 LHP होंगे और 2 RHP होंगे, ठीक है। तो ये आपकी इन्फेरेंस इसमें से ड्रॉ होती है। अब जो इमेजिनरी एक्सिस, प्योर इमेजिनरी एक्सिस पे अगर है कोई, उसमें ये होता है कि आपके पास ज़ीरोज़ का केस आ जाता है कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन उसके अंदर पूरी की पूरी रो 0 होती है, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन इसके अंदर प्रिटी क्लियर है कि ये सिस्टम, आपने जब इन्फेरेंस लिखनी है इस तरह के सिस्टम की, तो आप यूँ लिखोगे, आप ये लिखोगे 2 साइन चेंजेस हैं इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि 2 RHP पोल सिस्टम में मौजूद है, सिस्टम इज़ अनस्टेबल, ठीक है। दैट्स इट।
तो कोई इसमें पॉइंट क्लियर ना हुआ हो। और ये नंबर रिपीट करना लास्ट में अपना ये उसको लेते हैं तो साइन आ रहा हो उसका सा साइन नहीं आता, वो एज इट इज़ अपने साइन के साथ रिपीट होगा। ऐसा नहीं होगा कि +6 -6 में चेंज हो जाए। +6 विल ऑलवेज बी +6, ठीक है, वो रिपीट एज इट इज़ होगा विद इट्स साइन। तो हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम देखना होता है, फर्स्ट कॉलम सिर्फ। ऐसा भी तो केस हो सकता है जिसमें रिपीटिशन ना हो। नहीं, वो क्वेश्चन किसने किया? ऐसे केस के अंदर क्वेश्चन गलत कर रहा बंदा, ठीक है। तो अगर रेपिटेशन नहीं हो रही ना, या रेपिटेशन नहीं हो रही या फिर आपके ऑर्डर काम नहीं हो रहा हर दूसरी लाइन में, तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कि आपको पता होना चाहिए। और इस वजह से आपको क्वेश्चन ठीक करना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन ठीक नहीं करने की कोशिश करते हो ना, फिर इंस्ट्रक्टर को आप ये भी बता रहे हो कि आपको इस बारे में भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं ये चीज़ें रिपीट होनी चाहिए थी या ऑर्डर डेसिमेट होना चाहिए था हर दूसरी लाइन के बाद बाय एन ऑर्डर ऑफ 1। अगर ये दोनों चीज़ें आपको नहीं पता तो फिर आप वही उसी के साथ लग के आपने ख़त्म कर दिया क्वेश्चन और कुछ ना कुछ कहानी लिख दी, तो मे भी उसके आपको 20 में से 2-3 नंबर मिल जाएं, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि एक बंदे ने एक दफ़ा क्वेश्चन किया, उसमें रिपीट नहीं होता और वो वहाँ पे कुछ मार्क कर देता कि ये रिपीट होना चाहिए और ये नहीं हो रहा, या टाइम नहीं है, या फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा ट्राई करता है, तो उसको उस बंदे से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसको एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट था कि वो कोई न्यूमेरिकल गलती कर रहा है बीच में, ठीक है। अब ये केस ये है कि अगर लेट्स से कि एक एंट्री 0 आ जाए, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 हो जाए, अगर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया तो फिर आप डिवीजन नहीं कर सकते, फिर आप फर्दर आगे नहीं चला सकते ना उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने अगली चीज़ मालूम करने के लिए क्या करना होगा, उसी 0 से डिवाइड करना होगा। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऐसा केस क्रिएट होगा और फिर हम देखते हैं उसके बाद आगे कैसे चलना है। सेम स्टेप है, पहले S4 से लेके S0 तक एक ग्रिड क्रिएट कर दें और उसके बाद आप कोफिशिएंट्स लिख दें और 6 और 4 और 0। तो जाहिर सी बात है, वैसे अगर इसको देखें तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे फिर 2 कोफिशिएंट वाली आनी चाहिए, फिर 1 कोफिशिएंट हो जाएगी, फिर 1 कोफिशिएंट हो जाएगी और फिर इवेंचुअली 0 आउट हो जानी चाहिए। अच्छा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम करना है कि नीचे क्या आता है। तो हमने B1 निकाला, B1 होगा -3624 डिवाइड बाई 6, तो ये चीज़ 0 आ जाएगी। ज़रा चेक करें इसको, तो ये 0 आ जाएगी। और इसी तरह आप जब B2 निकालेंगे तो B2 विल बी -3650, तो ये चीज़ आपके पास 5 आ जाएगी। तो दिस 5 गेट्स रिपीटेड, ठीक हो गया। अब आपके पास ये 5 आ गया, ये 0 आ गया। अब मैं C1 निकालना चाहूँ अगर, तो ये बनता है उसका सिनेरियो 6045 डिवाइड बाय 0। सो ये ऑपरेट नहीं हो सकता, इसके बाद ये चीज़ होगी गलत। अब इसके अंदर तरीका आप ये करते हैं कि ये जो रो है ना, आप इसको डिमार्केट करते हैं, इसको आप कहते हैं रो ए। तो अब रो ए को यूँ लिखो 0 और 5। रो बी आप बनाते से एक नई रो होती है जिसको आप कहते हैं रो बी। इसके अंदर आपके पास जो नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट है ना, उसको आप शिफ्ट करना शुरू करते हो टूवर्ड्स द लेफ्ट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप नॉन ज़ीरो एलिमेंट को शिफ्ट करना शुरू करते हो टूवर्ड्स द लेफ्ट, अनटिल
कि वो एलिमेंट पहुंच जाए अपने फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि इसको मैं कितनी दफ़ा शिफ्ट करूंगा तो ये फर्स्ट पे पहुंच जाएगा, एक टाइम। अब होता ये है कि जितनी टाइम आप उस रो को शिफ्ट करते हो ना, आप उस पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देते हो -1 से। आप उस पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दोगे -1 से। अब मैंने यहाँ पे एक दफ़ा शिफ्ट करना है, यानी कि लेट्स से देयर आर n नंबर ऑफ शिफ्ट्स, लेट्स से देयर आर n नंबर ऑफ शिफ्ट्स, तो आप जितनी दफ़ा शिफ्ट करते हो आप यूँ करोगे, उस पूरी इक्वेशन को -1 रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपने एक दफ़ा शिफ्ट करना है चुके, तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, इसको माइनस से करो मल्टीप्लाई, तो ये -5 और 0 हो जाएगा। अब उतनी दफ़ा शिफ्ट करना है जितनी दफ़ा में नॉन ज़ीरो अपनी पहली पोजीशन में पहुंच जाता है। अब केस ऐसा भी हो सकता था कि लेट्स से 005 होता, राइट, या 005 होता, तो 005 को मैंने 2 दफ़ा शिफ्ट करना था, तो 2 दफ़ा शिफ्ट करने के बाद ज़ाहिर है कि साइन तो अनचेंज हो जाता है ना, तो आपके पास रो बी जो 500 की बनती। ये क्लियर है बात? 0503 भी आ जाए तो फिर ये होगा कि अगर एक दफ़ा करना है तो -50 -3 हो जाएगी वो, पूरी रो शिफ्ट होगी, ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, पूरी की पूरी रो। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास तो यहाँ पे 0 और 5 था सिर्फ, तो मैंने इसको एक दफ़ा शिफ्ट कर दिया तो मेरा वो वाली स्टेट पहुँच गई। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -1 रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, एक दफ़ा करना था, -1 रेज़ टू पावर 1 जो है वो -1 ही होता एक। ये दोनों जब बन गई ना आपके पास, तो आपने एक रो सी क्रिएट करनी है इन दोनों की एडिशन से, इन दोनों को आपने ऐड कर देना, ऐड करके ये आ जाएगा आपके पास। अब ये एक नई रो है, आप इस पूरी रो को उठाओगे और इस रो से रिप्लेस कर दोगे, ये ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब आप बताएं जी। सर पूरी रो को शिफ्ट करते हैं या सिर्फ फर्स्ट? वही तो उसने भी पूछा था, उसने यही पूछा था कि पूरी रो को शिफ्ट करते हैं सिर्फ एक एलिमेंट को, तो पूरी रो को आप शिफ्ट करोगे, मतलब उसने यही क्वेश्चन किया। 5030 है लेट्स से, तो क्या होगा कि 5 जाएगा, 0 भी साथ ही जाएगा और 3 भी साथ ही आएगा, यानी अगर लेट्स से ऐसा था 0503 था, तो अब ये हो जाएगा -50 -3, और आप इन दोनों को ऐड करोगे और फिर उधर रो से रिप्लेस कर दोगे। सर जितनी दफ़ा शिफ्ट किया है, जितनी दफ़ा शिफ्ट किया उतनी दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आखिरी रो बनेगी ना, ये नहीं करेंगे आप कि जितनी दफ़ा शिफ्ट किया है तो ABCDEF जितनी रोज़ बन रही हैं, लाइक यूँ बात है। ये क्या था, ये 005 था ना, ये 005 था, आपने इसको उतनी दफ़ा शिफ्ट कर दिया जब तक कि पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो गया, आपके पास 2 ही रोज़ बनेगी, वो B रो होगी और वो पहली वाली जो थी ना वो A रो होगी। तो जो आपने ऐड करना वो आपने पहली वाली को और आखिरी वाली को करना है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली तीसरे स्टेप में ये पॉइंट बनता है। ये बात समझ रहे हो ना, क्योंकि बीच में एक स्टेप ये भी होगा 0 -50 वाला, इसको आप नहीं टेक केयर करते, आप उसी को टेक केयर करोगे जब पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो जाएगा। सो दैट विल बी कॉल्ड B रो, नॉट एनी इंटरमीडिएट रो, ठीक है। सो दैट शुड बी क्लियर। तो A और B को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपको 505 मिलता। क्लियर है बात? इसमें सारे सिनेरियोज भी कवर हो गए, जो जो कन्फ्यूजन हो सकती थी, जितने क्वेश्चंस हुए हैं अभी उसके अंदर। तो ये आपने वंस कर दिया, आपने ये वाली रो रिप्लेस कर दी रिप्लेस, ये आपने इंपॉर्टेंट स्टेप करना, बाकी आपके कंप्यूटेशन सेम रहेगी आगे। अब आप इस क्वेश्चन को आगे चलाते हो, आपने C1 मालूम करना था। C1 के लिए ज़ाहिर है 6 -5 माइनस का साइन 4 और 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय -5, तो आपके पास ये आ जाता है +10, यहाँ पे +10 आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट मुझे मालूम करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं है, 5 रिपीट कर रहा था, 5 ही आएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं आ सकता। सो दिस इज़ दिस सोल्यूशन। अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है, अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाए तो आपने ये सारा काम करना है और इससे आपने इसको रिप्लेस कर देना। मैंने यही कहा कि जो इवन पॉलिनोमियल का जो आखिरी कोफिशिएंट होता है वो रिपीट करता है,
क्योंकि वो एंड में जाके ना एस रेज़ टू पावर 0 के सामने वही वाला कोफिशिएंट आके ख़त्म हो जाता है। सो इट हैज़ टू रिपीट। जी और कोई क्वेश्चन हो जी? सर आपने -5 और 5 जो सीक्वेंस आया तो वही हाँ, जो आपने दोनों को ऐड किया था ना, दोनों रोज़ को, जो भी आंसर आया ना दोनों को एडिशन के बाद, उस पूरी रो को आपने उसी रो में रिप्लेस कर देना एक्चुअली। यानी कि यूँ करना आपने कि जो आपकी ए रो थी आप उसको रिप्लेस कर दोगे अपनी सी रो से। नहीं, उसका नहीं होता जी। कोई और क्वेश्चन है? अब इसकी हमने इन्फेरेंस निकालनी है अगर, तो क्या होगी? इसके अंदर भी 2 साइन चेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ कोई साइन चेंज नहीं है, यहाँ से यहाँ एक साइन चेंज है और ये दोबारा साइन चेंज हुई है, तो 2 साइन चेंजेस हैं चूँकि, तो 2 RHP पोल्स मौजूद हैं इसमें और 2 LHP हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इमेजिनरी नहीं है। अब जो अगला केस हम शुरू करेंगे उसमें इमेजिनरी स्टार्ट हो जाएगी। सर यूँ हो सकता है कि एक 0 हो उसके बाद 1 आ रहा हो 2 आ रहा हो, तो हमें 1 को ही करना होगा। एक 0 हो रो का पहला यार, देखें जब अगर मैं सीरियसली, ये क्या नाम है यार आपका, अगर आप बीच में बोलोगे ना तो मसला होगा, ठीक है। मुझे क्वेश्चन भी नहीं समझ आता और फिर बाकी लोगों को भी नुकसान होता है। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है ना, आपको नहीं समझ आ रहा, आपस में आप डिस्कस करो, आप मुझसे पूछ लो, मारे का क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। मसला ये होता है कि जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, और मैं भी आप उसी बात पे अड़ जाओ, क्योंकि अभी जब इन्होंने क्वेश्चन किया था ना वो वाला, तो उन्होंने वो रिपीट किया, इसका मतलब उन्होंने इसका क्वेश्चन ही सुना सही से। सो क्वेश्चंस आर ऑलवेज क्रिटिकल पार्ट ऑफ द क्लास। मैं आपको ये बातें सिर्फ एम्बैरस करने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको बड़ी अपनी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप कभी भी किसी का क्वेश्चन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, किसी भी बंदे का। मुझे याद है मेरे बैचलर्स में 2003 का कहीं वाक़या ये, मेरी क्लास में एक बंदे ने क्वेश्चन किया, सारी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने एक पॉज के बाद पूरी क्लास से पूछा कि इसमें हंसने की क्या बात थी। अब आप पूरी क्लास में से कोई भी एक बंदा बताए कि जो इसने क्वेश्चन किया उसका क्या आंसर है, और उस पूरी क्लास में से किसी भी बंदे को उसका आंसर नहीं पता था जो उसने पूछा था। उसकी तबीयत ऐसी थी, थोड़ा सा क्वेश्चन करता था तो ऐसे ही हंस पड़ते थे, लेकिन ये हमारी आदत है, हम किसी का क्वेश्चन नहीं सुनते, ठीक है। सो हर एक को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लास का। मैं हर चीज़ नहीं कवर कर सकता, और ये जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, इसके अंदर ये इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, मतलब कहीं पे यूँ आ जाता है, और वो हो सकता है मैंने क्लास में कवर ना किया हो, आपको कल पेपर में आ जाए वैसी चीज़ पे। तो इसलिए जो है ना ये कन्फ्यूजन्स होती हैं। दूसरी बात है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको नहीं समझ आ रही, तो इस वजह से आप सुना करें दूसरे को क्वेश्चन, और कभी भी अपने साथ वाले से ना पूछा करें, और मुझसे पूछें डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो आपको हो सकता है गलत बता दे, उसमें प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मेरे केस में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं आपको ठीक ही बताऊंगा, ठीक है। सो आप मुझ पर रिलाई किया करें रादर देन अपने साथ वाले पे, और इस तरह में क्लास डिस्टर्बेंस भी फैलती है। जी क्वेश्चन अब करें आप, क्या था? सर अगर एक रो है उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2, क्या 1 को भी पीछे करना? हाँ नहीं, एक अगर रो है जिसमें 0 1 और 2 का केस क्रिएट हो गया, तो आप इसमें -1 -2 और 0 हो जाएगा ना, ये पूरी रो शिफ्ट हो जाएगी, फुल रो को शिफ्ट करना आपने हर उसको, और फिर आपने ऐड कर देना दोनों को, ऐड करने के बाद आपने उसको रिप्लेस कर देना। इस 0 से पहले भी एक 0 हो तो वो सबसे पहले पहुंच जाएगी। हाँ, सबसे पहले पहुंचाना ज़रूरी है। जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, देखो आपकी बी रो नहीं बनती, आपकी जो बी रो है उसके लिए ज़रूरी है आपका फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने ए रो को उतनी बार शिफ्ट किया हो कि आपका पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो जाए। सर पहला एलिमेंट नॉन जीरो करना होता है या जीरो को सबसे पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो करना होता है। इसमें तो आप जीरो सत्यानवे में लेके जाते हैं। किसको? सर जो ये नहीं, वो तो पिछला ज़ीरो है ना जो इधर आ गया साथ, मतलब इसके साथ भी ज़ीरो था ना, तो यहाँ पे ज़ीरो रिपीट हो, ज़ीरो तो है ना हर जगह, ज़ीरो तो टिल इन्फिनिटी बैठा हुआ है ना यहाँ पे। अगर मतलब मैं ये इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ सॉल्व, बस आपको समझने में मुश्किल होगी। ये भी क्वेश्चन है, इसके आपने D1 D2 D3 D4 D5 सारे निकाले हुए,
एक्सेप्ट के वो सारे ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ तो चलेंगे ना, ज़ीरोज़ तो हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी एक्सेस की बार बार बात हो रही है, तो ये सारी बात हम ज़रा भी क्लियर कर लेते हैं कि कैसे होता है, इमेजिनरी एक्सेस क्यों आएंगे। और अच्छा, अभी एक पॉलिनोमियल है, सेम स्टेप्स हैं, वो शुरू के स्टेप्स कभी भी चेंज नहीं करते। एस टू पावर 6 होगा, 5 होगा, ठीक है। सो उसके बाद आपने वैसे ही करना है, 1 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और -2 और 0। अच्छा, अब इसके बाद आप सॉल्व करना जब स्टार्ट करोगे ना, तो ज़ाहिर है कि आप ये वाली वैल्यू निकालोगे। इस वैल्यू के लिए ज़रूरी है -1151 डिवाइड बाय 1, इट विल बी इक्वल टू 4। ये चीज़ 4 आ जाती है, यहाँ पे फिर 4 आएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा। ये मैंने इसलिए इस दफ़ा दोबारा नहीं किया क्योंकि ये मेथड आप सीख चुके हो ऑलरेडी। उसके बाद जब आप अगला ये वाली वैल्यू मालूम करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि -1414 डिवाइड बाय 4। सो ये दोनों कॉलम सेम है, तो आपको रूल से पता होगा ये 0 आना चाहिए यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद जब आप अगली मालूम करते हो तो ये होगा 14 -2 -8 डिवाइड बाय 4। इसको जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो फिर 0 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा। और अब ये हुआ, तीसरी मालूम करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे तीसरा आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 दफ़ा रिपीट कर चुकी है, तो यहाँ पे अब यहीं तक ये एलिमेंट होने थे, बाकी थे ही सारे 0। सो अब हमारे पास पूरी की पूरी रो ही 0 आ गई है। अब मैं जो मर्ज़ी है करता रहूँ ना, यहाँ पे मैं शिफ्टिंग करूँ, जो मर्ज़ी है करूँ, मैं पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो नहीं बना सकता। सो अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, और वो ये होता है कि मैं ये वाली इक्वेशन पूरी लिखता हूँ, ठीक है। S4 की इक्वेशन मैं लिखूँगा। S4 की इक्वेशन यूँ लिखी जाएगी, 4S4 + 4S² -8। ये इसलिए यूँ लिखी जाएगी क्योंकि आपने वैसे भी एक कोफिशिएंट पावर का छोड़ के लिखी हुई थी चीज़। अब आपने ये सारी इक्वेशन लिख ली, आपने इसका लेना डिफरेंशियल। ये 4 वैसे इसमें से बाहर आ जाएगा, S⁴ + S² -2। तो ये इक्वेशन है आपके पास, आपने इसका डिफरेंशियल ले लेना है d/ds। तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो है जनाब 16s³ + 4s8, सॉरी। तो हाँ 2s और ये वो 8 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास s³ की जो टर्म बनी ना वो ये है, आपके पास s³ आ गया ना, आपके पास s³ ही मिसिंग था ना। आपके पास क्या था, यहाँ पे इक्वेशन ही कोई नहीं थी। आपने क्या किया कि आपने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया और उससे आपके पास अब s³ की एक टर्म आ गई है। सो व्हाट यू विल डू इज़ के इस 16 और s को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। 16s³ हो गया, अगले वाली वैल्यू s ही होनी चाहिए थी ना, तो वो 8 हो गई, ठीक है। तो 16 और 8 आपके पास यहाँ पे आ गया। हाँ जी, पहले -8 आता था, तो अगली दफ़ा फिर 8 आ जाएगा, वो -8 आ जाएगा, लेकिन इसमें तो नहीं रिपीट होना था ना। यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता था, 10 भी आ सकता था, 12 भी आ सकता था, इसमें तो कैद नहीं थी। लेकिन अलबत्ता ये 8 रिपीट हो रहा था, तो 8 रिपीट होकर दोबारा आएगा अगली बारी। अब हाँ जी, ये जो इक्वेशन ली मैंने, हाँ
ये 4s4 के साथ है ना, ये s4 के पॉलिनोमियल में स्टार्ट हुई, यानी कि आप ये इक्वेशन पढ़ो अगर, तो ये इक्वेशन s6 के साथ थी, फिर ये एक कम के साथ थी, फिर ये एक कम के साथ थी, तो इसी तरह ये इक्वेशन जब आप लिखोगे ये एक इवन पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, इवन पॉलिनोमियल जो होते हैं ना वो एक्चुअली जनरेट कर रहे होते हैं इमेजिनरी एक्सिस पोल्स वगैरह को। अब चूँकि आपने ये पकड़ा है यहाँ पे, इसके बाद ज़ीरो हो गए थे ना सारे, इसका एक मतलब और है, लेकिन मैं आपको पहले आपके क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर दूं। 4s4 + 4s² - 8 ये एक इवन पॉलिनोमियल है, राइट। इसका मतलब क्या है, ये ज़ीरो क्यों हुए थे s³ में दोनों के दोनों? इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन 4s4 + 4s² - 8 इज़ अ कंप्लीट डिवाइज़र फॉर दिस इक्वेशन p of s। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन जब आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो ना तो ये टोटल डिवाइड कर जाएगी और रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सब सिस्टम है पूरे का पूरा, यानी इसके जो रूट्स हैं दे आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द सिस्टम एज वेल। देखो अगर तो कोई ना कोई रिमाइंडर रहता है ना तो फिर वो जो इक्वेशन होती है दैट इज़ नॉट द कंप्लीट डिवाइजर, नॉर उसके रूट्स जो हैं वो सिस्टम के रूट्स बनेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, इस इक्वेशन अगर आप वाकई मैथ्स कर लें, अभी आप मुझ पर ट्रस्ट कर लें और उसके बाद घर जाके मैथ्स कर लेना, तो जब आप इस इक्वेशन को यूज़ करोगे ना इसके साथ और डिवाइड करोगे तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी इससे। यानी कि ये क्या है, ये इक्वेशन यूँ लिखा जा सकता है ना कि ये 4th ऑर्डर इक्वेशन है। इसका मतलब ये कि इस इक्वेशन को किसी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सो एक तो रूट्स ये हैं सिस्टम के और कुछ रूट्स वो सेकंड ऑर्डर के होंगे और वो रूट्स बाकी उस सेकंड ऑर्डर के होंगे। अब ये सिस्टम तकसीम हो गया सेकंड ऑर्डर सिस्टम में और 4th ऑर्डर सिस्टम में, और जब आपने अब इन्फेरेंस ड्रॉ करनी होगी ना कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसके कितने रूट्स LHP में, RHP में, इमेजिनरी एक्सिस में, तो आप दो तरीक़ों से करते हो। एक आप पूरे का पूरा यहाँ तक 4th वाले तक बनाते हो देखने का क्राइटेरिया। आप इसमें देखते हो कोई रूट साइन चेंज तो नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, ये आपको ये बता देगा कि वो जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम बच गया ना उसमें कोई भी रूट जो है वो सारे के सारे दोनों के दोनों रूट्स कहाँ पे हैं, LHP में है। ये बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इसको रीआइट्रेट करूँगा। सेकंड ऑर्डर ना, मैं यहाँ तक आया हूँ ना, मैंने ये कहा कि 4th के नीचे एक इक्वेशन चलेगी। 4th ने डिवाइड कर दिया ना टोटली सिस्टम को, तो मैं 4th से लेके नीचे तक एक पार्ट चलाऊँगा, यानी कि मैं 2 दफ़ा देखूँगा इस इक्वेशन को। मैंने यूँ देखना 3 को, उसके बाद मैंने यहाँ से दोबारा नीचे तक सारे कॉलम्स देखने हैं। ठीक है, अभी मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से सारा समझा देता हूँ जो भी चीज़ ना समझ में आए। तो इसको आप आगे चलाओ 16 और 8 को, आपके पास 2 -8 आ जाएगा, -8 रिपीट हो रहा है आप देख लो, और इसके बाद आप आगे चलाओगे तो 72 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे -8 ही आना चाहिए और वो -8 ही आता है। सो ये क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाता है। आगे वो प्रिटी स्टैंडर्ड इसके प्रोसीजर्स हैं जो पहले हम लोगों ने सीखे, क्योंकि अब कोई ज़ीरो नहीं आएगा, कोई 0 0 नहीं आएगा। तो हमें ये याद रखना है कि इस लाइन में 0 0 आ गया था। इस लाइन में 0 0 आने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन थी पूरी 4s4 + 4s² - 8, इससे पूरा सिस्टम डिवाइड हो गया और 0 हो गया। इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स हैं वही सिस्टम के भी रूट्स होंगे। ये एक इवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। इवन पॉलिनोमियल के पे फर्दर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ। इवन पॉलिनोमियल हमेशा सिमेट्रिक होती है, हमेशा इवन पॉलिनोमियल सिमेट्रिक होती है, यानी कि लेट्स से मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर की इवन पॉलिनोमियल थी, कोई भी s² + 2, लेट्स से s² + 2 हो गई। अब s² + 2 जो है वो क्या बनेगी, ±√2j बनेगी। तो अब ये जो है ना ये प्योर इमेजिनरी जा रही है, लेकिन इसका क्या मकसद क्या हुआ है, s² और ये चीज़ आपने की तो ये ठीक है, तो ये एक्चुअली √2 हो गया। अगर हम लोग इसको, ये 2 रूट्स की इक्वेशन बनती है पोजीशन, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि आप जो एक्सिस है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, उन दोनों के ऊपर
पेपर को यूँ फोल्ड करो ना अगर, और यूँ ऊपर से भी फोल्ड करो, ये देखो पहले आप इमेजिनरी एक्सिस पे फोल्ड करो पेपर को, तो इस प्लेन में जितने भी पोल्स हैं वो एग्जैक्टली दूसरी साइड पे भी प्लेस होने चाहिए। और अगर आप रियल एक्सिस पे पेज को फोल्ड करो तो आपके पास जितने ऊपर के हाफ में पोल्स हैं वो एग्जैक्टली नीचे भी अब उसी पोजीशन पे होने चाहिए। ये होती है सिमेट्रिक, यानी कि इन अदर वर्ड्स मेरे पास एक पोल अगर यहाँ पे होता तो फिर एक यहाँ पे भी होना चाहिए था, एंड दिस इज़ नॉट इट, यहाँ पे भी होना चाहिए था और यहाँ पे भी होना चाहिए था, तब ये सिमेट्रिक बनता। बात समझ रहे हो? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक पोल यहाँ पे है तो सिमेट्रिक करने के लिए क्या ज़रूरी है, आप रियल पे फोल्ड करोगे इसको पहले, जब आप रियल पे फोल्ड करोगे तो ये पोल यहाँ पे भी होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ ये एक पोल पता है ना कि ये पोल कहाँ है, तो आप बाकी चार की पोजीशन ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। सही है? तो सिमेट्रिक इक्वेशन या फिर इवन पॉलिनोमियल का यही फ़ायदा होता है, और इवन पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज सिमेट्रिक। सो अब इधर क्या होगा, मैं यहाँ पे आना चाह रहा था, आपने इन दो हिस्सों में बांटा ना इसको, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। आपने पहले इसको देखा 1 1 4, कोई साइन चेंज नहीं है, तो यानी कि वो जो इस फोर्थ ऑर्डर के अलावा जो दो ऑर्डर बचे थे, यानी दो रूट्स और बचे थे, वो दोनों क्या हैं, LHP हैं। यहाँ पे आपने लिखा 2 LHP। उसके बाद आपने यहाँ से नीचे देखना शुरू किया, साइन चेंज है, नहीं है, इधर है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, एक साइन चेंज हो गई। एक साइन चेंज का मतलब क्या, एक RHP हो गया। अब अगर एक RHP ये बता रहा है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि एक इधर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। एक पोल का तो पता चल गया ना मुझे, इस इवन पॉलिनोमियल में फोर्थ ऑर्डर से नीचे नीचे एक पोल का पता चल चुका है ना कि वो एक RHP है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक RHP है तो एक LHP भी होना ज़रूरी है। आप समझ रहे हो? एक LHP भी होना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये अकेला यहाँ पे बैठा सिमेट्रिक इक्वेशन है, ऐसा तो नहीं हो सकता जब मैं इसको इस पर फोल्ड करूँगा तो यहाँ पे कुछ हो ही ना, तो एक LHP भी होगा। ये सबसे मुश्किल शायद पार्ट है इसका समझने वाला, लेकिन अगर आप थोड़े विजिलेंट रहें तो आपको ये बात सारी समझ में आ जानी चाहिए। सिर्फ पज़ल टाइप की चीज़ होती है, ये पज़ल सा क्वेश्चन होता है, आपको पता होता है सिमेट्रिक होना ज़रूरी है। मुझे किसी एक का भी पता चल गया एक RHP है तो मैं यूँ सिमेट्रिक करूँगा तो दूसरा एक LHP भी होना चाहिए उसके मुताबिक। अलबत्ता अगर मैं इसको यूँ फोल्ड करूँ तो ये तो सिमेट्रिक ही है ना दोनों। अच्छा, अब मसला ये है कि दो तो पोल्स रह गए, इस फोर्थ ऑर्डर में मैंने एक RHP निकाली और एक LHP निकाली, बाकी दो क्या है? बाकी दोनों प्योर इमेजिनरी एक्सिस पे बैठे होंगे और वो ऐसे होंगे। देखो अभी इसको छोड़ दो, ये दोनों तो इस तरह होंगे ही, ये हैं यूं, लेकिन आप खुद सोचो इसके अलावा आपके पास कोई और सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो प्योर इमेजिनरी पे नहीं होते तो वो या तो RHP होता है। RHP तो हमें पता है एक है, इसका मतलब है RHP में तो कोई भी नहीं है। अगर RHP में एक है तो फिर ज़रूरी है कि LHP में भी एक ही होगा। तो जो बाकी दोनों रह गए हैं इसके अलावा तो और कोई सिमेट्रिक पॉइंट नहीं बन सकता ना। सिमेट्रिक सिर्फ यही एक्सिस बन सकता है ना जिस पे ये दोनों होंगे और यहाँ पे सिमेट्रिक रहेंगे। अब आप पेज को यूँ करो तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यूँ करो तो ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई और सिनेरियो ऐसा हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन में लेट से आपके पास दो साइन चेंजेस आते हैं, अगर आपके पास अगर दो साइन चेंजेस आते तो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। अगर मेरे पास यहाँ पे दो साइन चेंजेस होते तो मैं यहाँ पे क्या लिखता कि दो RHP हैं, राइट? मुझे RHP तो साइन चेंज बता रहा ना, अगर साइन चेंज नहीं है तो RHP नहीं है। तो दो RHP अगर आ गए मेरे पास तो मुझे ये पता है कि यार दो RHP तो भाई और कोई ऐसा चक्कर नहीं हो सकता। दो RHP हैं तो इसका मतलब है वो यूं ही होंगे, यानी यूं और यूं सिमेट्रिक होंगे और फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग दो LHP भी होंगे, ठीक है? इसके अलावा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती। यानी कि इस पर्टिकुलर 4 पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि दो साइन चेंजेस आते हैं मेरे पास।
सर अगर RHP और 2 से ज़्यादा साइन चेंजेस आ नहीं सकते। 4th ऑर्डर में 2 से ज़्यादा साइन चेंजेस नहीं आएंगे जी। सर अगर साइन चेंज नहीं होगा तो सारे पोल LHP होंगे। हाँ, फिर भी उनका सारे पोल LHP नहीं होंगे। अब आपने उनको सिमेट्रिक भी करना है। अगर कोई साइन चेंज नहीं आया ना इसके बाद, तो चारों के चारों पोल जो हैं आपके इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। देखो यही तो मसला है कि इवन पॉलिनोमियल में इट इज़ नेसेसरी कि अगर एक RHP है ना तो उसके साथ एक LHP भी है। तो LHP एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन अगर इवन पॉलिनोमियल में LHP है तो फिर ये नहीं हो सकता कि उसका RHP ना हो। समझ आ रही बात? अगर इसमें कोई साइन चेंज ना होता तो ये चारों के चारों पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे होते। और अभी जब आप आगे थोड़ा सा स्टडी करोगे ना बुक को, तो उसमें ये एक एग्जांपल आती है। तो मैं यहीं पे रुकूंगा, मतलब यहाँ तक मेरा एम था कि अभी तक इसमें कोई ख़ास कॉम्प्लेक्सिटी पैदा नहीं हुई। आगे चल के 2 दफ़ा ज़ीरोस भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आगे सॉल्व हुआ है जिसके अंदर S4 में S³ में 0 आया 2 दफ़ा, फिर S1 में 0 हो गया दोबारा। तो उसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जो कि हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। 1 मिनट। उसका मतलब ये होता है कि ये S² जो है ना, ये भी डिवाइज़र है उस पूरी इक्वेशन का, जो भी इक्वेशन थी यहाँ पे, और S4 भी डिवाइज़र है। और अगर ऐसा हो तो थ्योरम ये कहता है कि S² की इक्वेशन S4 की भी डिवाइज़र है फिर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट है। यानी कि अगर मैं इस S² की इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो यही S4 की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर 2 दफ़ा ज़ीरोज़ आ जाएं। ये क्वेश्चन कर लेना खुद ही, लेकिन वो एग्ज़ाम का पार्ट नहीं होगा। एग्ज़ाम का पार्ट यहीं तक होगा, इस तरह के सवाल तक हो सकता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सिमेट्री के लिए सर RHP और नंबर ऑफ RHP और LHP इक्वल नहीं होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 1 RHP और सामने 2 LHP। नहीं, मैंने जो इवन पॉलिनोमियल है उसमें बराबर ही रहेंगे, राइट। ओवरऑल चेंज हो सकता है ना, क्योंकि ये 2 LHP जो मैंने पहले लिखे थे वो तो बाकी जो 2 रूट्स बचे थे उसकी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अलबत्ता बाकी 4 में इट हैज़ टू बी इक्वल। तो आप जब पूरा लिखोगे ना एट दी एंड, आप ये लिखोगे सिस्टम में कि यहाँ पे एक RHP आया था, एक LHP इसका अपना है, 2 इमेजिनरी एक्सेस हैं। तो जब आप लिखोगे ना ओवरऑल इन्फेरेंस, तो आप लिखोगे द सिस्टम हैज़ 3 LHP, 1 RHP एंड 2 इमेजिनरी एक्सेस। सही है। सो दिस इज उसको सर ये जो आपने पहले जो फर्स्ट कॉल में 1 और 4 का जो पार्ट था, इस पे कैसे आपने इसको एनालाइज किया? इसको मैंने एनालाइज इस तरह से किया कि ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा सुन लें, कि जिस इक्वेशन के नीचे 0 होती है ना, आप उस इक्वेशन को नोट कर लो, यहाँ पे एक एरो लगा दो। अब आपने जब भी बाकी मानदा का देखना तो आप उसको भी 4 तक देखोगे और उसको आप फिर 4 से नीचे देखोगे बाकी सारे को। तो मैंने इसको इस तरह देखा है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं है। तो मैंने 2 दफ़ा चेक किया ना, इसका साइन चेंज, इसका जो भी साइन है क्या नीचे चेंज हुआ, एक बार चेक किया, फिर दूसरी बार चेक किया, तो 2 पोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली। किस इक्वेशन से पहले साइन चेंज? ये 3 की बात कर रहे हो आप? ये माइनस होता, अगर ये माइनस होता ना तो एक साइन चेंज होती, ठीक है, तो आपके पास एक RHP हो जाता और एक LHP हो जाता उसका। नहीं, देखो ये बात कंफ्यूज नहीं करनी, सिमेट्री सिर्फ इवन पॉलिनोमियल की चेक हो सकती है। ये आपका इवन, देखो 2 बातें ना, एक तो ये कि इवन पॉलिनोमियल का कंप्लीट डिवाइज़र है सिस्टम का, ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई, मैंने आपको पहले कभी भी ये काम नहीं करने को कहा। मैंने इस क्वेश्चन ही में क्यों कहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में S3 की पूरी रो 0 हो गई थी। सो वंस वो S3 की रो 0 हो गई थी, इट मीन्स कि आपकी S4 की पॉलिनोमियल इज़ द कंप्लीट डिवाइज़र ऑफ द होल सिस्टम ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर इवन पॉलिनोमियल सिमेट्रिक है, राइट, लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन होता जिसमें 0 ना हुए होते तो आप उसकी इवन पॉलिनोमियल के अगर पोल्स निकाल रहे हो ना, तो वो सिस्टम के पोल्स नहीं है, वो सिस्टम के पोल्स नहीं है। सिस्टम का पोल तभी होगा वो इवन पॉलिनोमियल जब उसके नीचे सारा 0 हो जाए, यानी कि कंप्लीट डिवाइज़र ऑफ द सिस्टम होना लाजमी है। ठीक है, बाकी मैं अली पीरज़ादा साहब से मिलूँगा, उन्होंने जितना आपको पढ़ाया है उनसे डिस्कस करके मैं उनसे क्वेश्चंस लूँगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है आज का, ये मैंने पढ़ाया आपको, इसमें से एक क्वेश्चन होगा लाजमी।
बाकी एक दफ़ा पहले मैंने आपको बताया था कोई एक क्वेश्चन और होगा, वो होगा। इसी तरह मैं आपको बताता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। और मतलब मैं इस तरह से टैक्स नहीं करता कि मैं आपको कोई अननोन किस्म की चीज़ फेंक दूंगा आपके ऊपर। होगा वही जो आपको पढ़ाया गया एग्जैक्टली, और होगा वही जो मैंने आपको तकरीबन बताया हुआ है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 20-25 नंबर का एक क्वेश्चन टोटली वो होता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, जो शायद इस दफ़ा 15 नंबर तक रिड्यूस हो जाए, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला ज़्यादा पढ़ाने को आपको, तो वो मैं रिड्यूस कर दूंगा शायद। लेकिन अभी मैंने पेपर नहीं बनाया, पेपर जब मैं बनाऊंगा तो फिर मैं आपको ज़रा ज़्यादा क्लियरली बता सकता हूँ। तो आप अपने CR को भेज दीजिएगा, या आपका जो भी ग्रुप है उस पर लोड कर देगा कि कैसे पेपर की डिवीज़न है, कैसे पेपर बन रहा है, वो मैं बता दिया करता हूँ। इतने नंबर का ये सवाल होगा, इतने नंबर का ऐसे सवाल होंगे। मतलब थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, यानी कि प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन और प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसके दरमियान में आपको मैं थोड़ा सा डिवीज़न का कॉन्सेप्ट दे दूँगा। जी सर, हमारे ऊपर 2 LHP पोल आ गए, तो इसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे 3 आपके 2 LHP पोल्स आ गए? सर, नीचे 3 साइन चेंजेस आ सकती हैं? 3 साइन चेंजेस नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ऐसा नहीं, कोई वायलेशन नहीं होगी, हमेशा आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है। आपको सिमेट्रिक, आपको सबसे पहले RHP मालूम करना है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस है, उससे आपको अगर ऐसा हो रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ। सर इसमें एक साइन चेंज, एक राइट लेफ्ट प्लेन का कोड बना, ठीक है, उसी का लेफ्ट हाफ में बना, बाकी सारे इमेजरी में पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, यही मैंने बताया दोनों। उसको हम लिखें क्या? वही तो लिखवाया मैंने आपको। मैंने इसको पहले अलग लिखवाया आपको, और उसके बाद टोटल एडअप करके लिखवाया है। इसमें मैंने ये लिखवाया कि 4th ऑर्डर सिस्टम में चूँकि सिर्फ एक साइन चेंज है तो एक RHP है, देयर हैज़ टू बी 1 LHP फॉर दैट बिकॉज इट इज़ सिमेट्रिक, एंड बाकी दोनों इमेजिनरी एक्सिस में। ये चीज़ आपने 4th ऑर्डर सिस्टम की टोटल इन्फॉर्मेशन, ये है 4th ऑर्डर सिस्टम की। और जो बाकी 2nd ऑर्डर बचा था ना, उसके मैं ये 2 LHP लिख चुका हूँ। आप इन सारों को आपस में ऐड करके देख लो। लेकिन वो सेकंड ऑर्डर में जो आपने 2 LHP लिखे थे सर, हाँ जी, उनका जो इमेज नहीं बनेगा, नहीं उसका क्यों बनेगा? वो अलग ही वो सेकंड बनेगा। नहीं ना, वही तो मैं समझा चुका हूँ। अभी इसी ने सवाल किया था, आप इससे कंसल्ट करना, इसका सवाल मैं आंसर कर चुका हूँ, यही तो क्वेश्चन था उसका। जी, और कोई सवाल हो? सर अभी S3 वाली सर S4 या S2 नहीं होती है सर। ठीक है, थैंक यू। अटेंडेंस लगा लें यार एक पेज पे, फिर मुझे ऑफिस में ला दीजिएगा।